नमस्कार भी सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आइए जल्दी से कमेंट में लास्ट टॉपिक बताइए क्या कराया था। बताइए जी। एक्टिव वॉल्केनो करा दिया था मैंने। एक्टिव वॉल्केनो जो था मैंने करा दिया था ना। चलो हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालो। एक नया ज्वालामुखी का प्रकार पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है डोरमेंट वॉल्केनो। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। These volcanoes has not been erupted for a long time, है ना। These volcanoes has not been erupted for a long time, but possibility of eruption कहाँ पे? इन फ्यूचर। क्या मतलब है सर ये जो मैंने पूरी रामायण लिख दी इसका? इस रामायण का मतलब ये है कि यहाँ कोई संभावना नहीं है ना। मतलब लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है। और भविष्य में उद्गार की संभावना है। भविष्य में उद्गार की संभावना है। इसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहा जाएगा इसको। ठीक है। वहीं आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, देखना ध्यान से। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा जो डोरमेंट वॉल्केनो होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। तो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? नारकोंडम है। एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? क्रैकेटाउ है। एक नारकोंडम है, एक क्रैकटाउ है ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी क्रैकटाउ हो गया, नारकोंडम हो गया, एक हो गया फ्यूजियामा।
ये कहाँ कहाँ स्थित है? नारकोंडम जो है ये कहाँ पर है? ये तो है अंडमान निकोबार में। क्रैकेटाउ कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान में है। ठीक है ना? फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है फिर एक डेड वॉल्केनो। मृत ज्वालामुखी। इसमें क्या होगा मृत ज्वालामुखी में? नो पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन। नो पॉसिबिलिटी ऑफ इरप्शन इन फ्यूचर। है ना? यानी कि भविष्य में उद्गार की संभावना नहीं है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सर मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो एक तो होगा किलिमंजारो, एक हो जाएगा एकांकागुआ। है ना? किलिमंजारो कहाँ है? ये है अफ्रीका में। एकांकागुआ कहाँ है? ये है दक्षिण अमेरिका में। और एक इसका उदाहरण हो जाएगा पोपा। जो पोपा है वो कहां पर है? म्यांमार में। पूरा नोट कर दो, फिर कुछ बेसिक पॉइंट लिखाऊंगा मैं। इसको नोट कर दो जल्दी से, फिर इसके कुछ बेसिक पॉइंट लिखाते। हो गया? आगे बढ़े? अब कुछ बेसिक पॉइंट लिखो, यहीं पर मैं बोल के लिखा रहा हूं, लिखो जल्दी से। लिखो। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। लिखो जल्दी से। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज किलायु। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। आगे लिखो। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है।
एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी है? तो आपका आंसर होगा बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप है। आगे लिखो। वॉल्केनो इज कॉल्ड सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ। वॉल्केनो को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ। इसे क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ठीक है, इतना लिख दो, काफी है। ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपका नया चैप्टर आएगा रॉक वाला, जिसमें आप पढ़ोगे चट्टान के बारे में। राइट, चट्टान के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो हेडिंग डालो आप जल्दी से, रॉक, चट्टान। पहला पॉइंट तो ये होगा कि जो चट्टान होती है ये कठोर होती है या मुलायम होती है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। जो चट्टान होती है वो कठोर होती है या मुलायम होती है? कमेंट करो जल्दी। जो चट्टान होती है कठोर होती है या मुलायम होती है? ऐसा ज्योग्राफी की डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा गया कि चट्टान हमेशा कठोर ही होगी। चट्टान जो होती है वो मुलायम भी होती है। सबसे कठोर चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, और सबसे मुलायम चट्टान का उदाहरण है सैल। तो चट्टान कठोर भी होती है, मुलायम भी होती है। आगे बात समझ में? तो फिर एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होगी रॉक की, या रॉक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रॉक को डिफाइन करेंगे हम कुछ यूं, ध्यान से सुनना। ऐसे डिफाइन करेंगे हम, सब्सटेंस। सब्सटेंस फाउंड इन लिथोस्फीयर। Substance found in lithosphere called rock, है ना? हिंदी में क्या कहा जाएगा इसी को? हिंदी में कहा जाएगा इसको स्थल मंडल में स्थल मंडल में पाए जाने वाले पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। स्थल मंडल में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। बात क्लियर है? शिवम का कहना है तब आप गलत क्वेश्चन पूछे। हो सकता है मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया हो, सॉरी उसके लिए। और आप महान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सॉरी मैं गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे अभी अखिलेश नाम से कमेंट आ रहा है बहुत ही कम पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल कम ही पढ़ाता हूं मैं, बट बड़े दुख की बात है फिर भी बच्चे बहुत पढ़ने आते हैं और पढ़ते ही हैं, है ना? दुख की बात तो ये है ना। अब ऐसा हो सकता है कि कहीं आप पढ़कर आए हो, वो टीचर आपको टोंगा ज्वालामुखी पे घुमा के लेके गए हो, वहां गरम गरम ज्वालामुखी की लावा पे आपको चाय बनाकर पिलाई हो उन्होंने। तो ये तो मैं नहीं कह सकता, है ना? भाई मैं उतना ही पढ़ा सकता हूं कि जितना मैं एग्जाम में आता है। ओके, चलो।
स्थल मंडल में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं इन्हीं को चट्टान कहा जाता है। अब स्थल मंडल में क्या है तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मिलकर बनाते हैं किसको, तो आपका आंसर होगा मिनरल्स को। राइट। एलिमेंट्स जो होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, मिनरल्स को बनाते हैं। ठीक है। और जो मिनरल्स होते हैं इसी से मिलकर बनती है रॉक, और रॉक से ही बनता है लिथोस्फीयर। आगे बात समझ में, मैं लिख देता हूं, तत्व से मिलकर बनते हैं खनिज, खनिज से मिलकर बनती है चट्टान, और चट्टान से मिलकर बनता है स्थल मंडल। बात क्लियर है। तो अब हम यहां पे दो सेंस निकालेंगे, देखो ध्यान से। मैं यूं भी कह सकता हूं कि चट्टान से मिलकर स्थल मंडल का निर्माण होता है। मैं यूं भी कह सकता हूं कि खनिज मिलकर चट्टान का निर्माण करते हैं। मैं इस बात को यूं भी कह सकता हूं कि जो खनिज हैं, खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं। दोनों बातें बोली जा सकती हैं। क्लियर है, दोनों बातें बोली जा सकती हैं। क्लियर है। अब देखो अगले पॉइंट पर आ जाओ, अगले पॉइंट पर आ जाओ। चट्टान जो होंगी फिर कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना चट्टान जो होती है ये बेसिकली तीन प्रकार की होती है। एक रॉक होती है, इसे कहा जाता है इग्नियस रॉक। इसको कहा जाता है सर आग्नेय चट्टान। एक रॉक होती है जिसे कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी चट्टान। और एक रॉक होती है जिसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित चट्टान। तीन प्रकार की चट्टान मिलकर बनाती हैं किसे, स्थल मंडल को। राइट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। हमने क्या पढ़ा था सर, हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले होगी ज्वालामुखी की क्रिया। ज्वालामुखी की क्रिया जब हो जाएगी तो ज्वालामुखी की क्रिया होने पर क्या होगा, ज्वालामुखी की क्रिया जब होगी तो ज्वालामुखी की क्रिया होने पर होगा क्या, तो ध्यान से समझना। ज्वालामुखी की क्रिया होने पर मैग्मा बाहर निकलेगा, और जब ये मैग्मा ठंडा हो जाएगा, है ना, तो मैग्मा ठंडा होकर यही किस में बदल जाता है सर, यही बदल जाता है आग्नेय चट्टान में। यही किस में बदल जाता है, तो आपका आंसर होगा यही बदल जाता है आग्नेय चट्टान में। बात बता बराबर है यहां तक। किस में बदल जाएगा, तो आपका आंसर होगा ये बदल जाएगा आग्नेय चट्टान में। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होगा, मैग्मा या लावा के ठंडे होने से होगा। इसके बाद फिर बनती है सेडिमेंट्री रॉक, और इसके बाद फिर बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। और ये बनने के बाद एक दूसरे में आपस में बदलती रहती है, इसी को रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है। फाइनली अब हम एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं कि जो चट्टान होती है इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो चट्टान होती है इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इनकी स्टडी को कहा जाता है सर पेट्रोलॉजी। स्टडी को क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर दो, फिर एक एक करके इन तीनों चट्टानों को डिटेल में पढ़ते हैं। नोट करो।
हो गया। अब हेडिंग डालो आप, इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान की अगर मैं बात करूंगा तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो आंसर होगा इट फॉर्म्ड बाय कूलिंग। इट फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा, है ना। ये कैसे बनती है? इट फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। लावा भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, राइट। इसका निर्माण किससे होता है? तो आपका आंसर होगा निर्माण होता है मैग्मा या लावा। मैग्मा या लावा के ठंडा होने पर। मैग्मा या लावा के ठंडा होने पर निर्माण होता है। ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है? मैग्मा या लावा के ठंडा होने पर निर्माण होता है। अब सिंपल सी बात है, इन चट्टानों का टेम्परेचर कैसा होगा? कम या ज्यादा? इन चट्टानों का टेम्परेचर होता है ज्यादा, राइट। जब इन चट्टानों का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन चट्टानों का टेम्परेचर ज्यादा होने पर होगा क्या भाई साहब? यहां पे जो कुछ भी होगा, फॉसिल्स वगैरह सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। और जब मेल्ट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में मैं लिख सकता हूं यहां पर फॉसिल्स नॉट फाउंड। यहां जीवाश्म पाए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा यहां पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में यहां जीवाश्म पाए जाते हैं, आपका आंसर होगा यहां जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बात बराबर है। यहां पर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और जब यहां जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे तो सर आपको एक बात आनी चाहिए कि हमेशा जो जीवाश्म होते हैं इनसे ही पेट्रोलियम और कोयले का निर्माण होता है। तो जीवाश्म नहीं पाए जाते तो क्या इन चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाएगा? क्या इन चट्टानों में पेट्रोलियम होगा? आंसर होगा नहीं। क्या इन चट्टानों में कोयला पाया जाएगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका नहीं। न तो पेट्रोलियम पाया जाएगा, ना ही कोयला पाया जाएगा, दोनों ही चीज नहीं होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, सब कुछ मेल्ट हो जाता है, तो क्या इन चट्टानों में लेयर पाई जाएंगी? क्या इन चट्टानों में लेयर्स आर फाउंड? लेयर्स आर फाउंड, क्या परत पाई जाती है? क्या इन चट्टानों में परत पाई जाती है, हाँ या ना? तो तब आपका आंसर क्या होगा? इन चट्टानों में परत नहीं पाई जाती है। परत भी नहीं पाई जाएंगे क्योंकि सब कुछ मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। फिर क्या पाया जाता है इन चट्टानों में? एक तो मेटल्स पाई जाती है, एक तो धातुएं पाई जाती हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है, कॉपर है, सब इसी में होता है। और कणदार होती है ये चट्टान, ग्रेनुअल्स फॉर्म में होती है, ऐसे होती है यूं, ऐसे यूं ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं इन चट्टानों में। इन चट्टानों में क्या होता है? ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं। बात क्लियर है। अगला पॉइंट होगा इसी में कि जो आग्नेय चट्टान होती है, इन आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा जाता है? आग्नेय चट्टान को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है इसका, इसको कहा जाता है एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक, हिंदी में कहा जाता है इसको वाह्य चट्टान। वाह्य चट्टान कैसे बनेगी सर? तो आपको भी पता है, मैग्मा या लावा कहां जमेगा? तो आपका आंसर होगा सरफेस पर। मैं लिख देता हूं लावा सतह पर।
लावा सतह पर जमने पर क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण क्या होगा इसका, बेसाल्ट होगा, एंडीसाइट होगा, बेसाल्ट है, एंडीसाइट है, और क्या हो सकता है इसी में, तो आपका आंसर होगा, और होगा इसी में बेसाल्ट और एंडीसाइट इसके उदाहरण होंगे। एक होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान, सेकंड टाइप जो होता है वो होता है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव रॉक। एक होता है आंतरिक चट्टान। आंतरिक चट्टान की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होता है सर, जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, मैग्मा मैग्मा कूलिंग बिलो अर्थ सरफेस। ठीक है ना, अर्थ सरफेस के अंदर मैग्मा ठंडा हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ग्रेनाइट होता है, डायोराइट होता है, डोलेराइट होता है। ये सब आग्नेय चट्टान है। ठीक है, ये सब क्या है, आग्नेय चट्टान है। नोट कर दो इसको जल्दी से, आग्नेय चट्टान को। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्पल से। हो गया, हो गया। एंडीसाइड भी चट्टान का उदाहरण है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने में कुछ भी लॉजिक नहीं है। ये कोई ज्वालामुखी है और यहां मैग्मा अंदर की तरफ जम गया, और जब मैग्मा अंदर की तरफ जम गया तो इससे आंतरिक आग्नेय चट्टान बनेगी। यही मैग्मा अगर यहां जम जाता है तो बाह्य आग्नेय चट्टान बनेगी। इतनी सी बात है। नेक्स्ट हेडिंग अब आप डालो, सेडिमेंट्री रॉक। हिंदी में इसको कहा जाता है अवसादी चट्टान। ये अवसादी चट्टान कैसे बनती है, तो आपका आंसर होगा, यह चट्टान यह चट्टान अवसादों के जमाव के कारण बनती है। ठीक है ना, ये चट्टान कैसे बनती है, आंसर होगा आपका अवसादों के जमाव के कारण बनती है। ठीक, अब अवसादों के जमाव जो होगा वो परतों के रूप में होगा।
आप लिख सकते हो इसमें परतें पाई जाती हैं। राइट। इसी वजह से इसका सेकंड नाम जो है वो क्या है, लेयर्ड रॉक। इसको कहा जाता है परतदार चट्टान। इन परतों के बीच में जीवाश्म पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा इन परतों के बीच में सर जीवाश्म पाया जाता है। जस्ट अपोजिट चलना है अब हमें आग्नेय चट्टान की। जब जीवाश्म पाया जाता है तो कोयला पाया जाएगा। जब जीवाश्म पाया जाता है तो पेट्रोलियम पाया जाएगा। पाए जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मेटल्स पाई जाती हैं तो मेटल्स नहीं पाई जाती। उदाहरण क्या होगा इसका? तो जिप्सम होगा इसका उदाहरण। जिप्सम के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला उदाहरण होगा इसी का चूना पत्थर। चूना पत्थर होगा, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो चौक होगा। चूना पत्थर चौक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो डोलोमाइट होगा, है ना। चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट, जिप्सम। और अगर मैं बात करूंगा तो इसी में उदाहरण में आ जाएगा सर जी बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर होगा। और क्या आएगा इसके उदाहरण में? इसके उदाहरण में अभ्रक आ जाएगा। और क्या आएगा सर इसके उदाहरण में? कोयला आएगा। और क्या आएगा इसके उदाहरण में सर? सेल आएगी, सेल नाम की चट्टान। ये सब चट्टान किस में पाई जाती है? ये सब चट्टान सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आती है। अब थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, थर्ड टाइप में क्या होगा। थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, देखो ध्यान से। जो एक मुख्य चट्टान है, जो एक मेन रॉक है, इस मेन रॉक पर अप्लाई होता है क्या? तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर प्लस प्रेशर। ठीक है ना। इस पर एक तो तापमान और एक दाब। तापमान और दाब ये क्या होते हैं? ये दोनों लागू होते हैं। ठीक है ना। और जब दोनों ही लागू होते हैं तो फिर इससे क्या होता है? जो मुख्य चट्टान होती है, जब मुख्य चट्टान पर ताप और दाब दोनों ही लागू होते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? सर प्रभाव ये होता है कि चट्टानें बदलने लगती हैं, है ना। रॉक चेंज्ड। जो चट्टान है वो क्या होती है सर? चट्टान बदलती है। बदलेगी बदलेगी चट्टान, बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे लोहा बारिश में पड़ा रहता है तो उसका बिल्कुल रंग रूप सब बदल जाता है। चट्टान बदलना शुरू हो जाती है। और जब चट्टान बदलती है तो इसी को कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। इसको कहा जाता है रूपांतरित चट्टान। इसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। पहले इतना नोट करो फिर मैं आगे बताता हूं। समझ आ गया रूपांतरित चट्टान का मतलब क्या है? मतलब यह है पृथ्वी के ताप और दाब के कारण मुख्य चट्टान के रासायनिक और भौतिक संगठन में परिवर्तन होना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाना किसी भी रॉक की, इसी को कहा जाएगा मेटामॉर्फिज्म। और इससे जो चट्टान बनेगी वो चट्टान कहलाएगी मेटामॉर्फिक चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ठीक है। नोट कर दो जल्दी से।
हो गया। आगे बढ़े। बस अब आपको एक लिस्ट बनानी है, चैप्टर फिनिश। एक तरफ तो हो जाएगी मुख्य चट्टान, और दूसरी तरफ आ जाएगी कौन सी चट्टान? रूपांतरित चट्टान। ठीक है। मुख्य चट्टान में जैसे मानकर चलो ग्रेनाइट है, गैब्रो है, बेसाल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो लाइमस्टोन है, और चौक है, और डोलोमाइट है। ठीक है ना। सैंडस्टोन है, और माइका है, और सैल है। ठीक है। तो ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, इसमें आ जाएगा चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, अभ्रक, और सैल। ग्रेनाइट किस में बदल जाता है? ये बदलता है सर नीस में। गैब्रो किस में बदलता है? सरपेंटाइन में। बेसाल्ट किस में बदलता है? एम्फीबोलाइट में। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चौक, ये सब किस में बदलते हैं? ये सब बदलते हैं मार्बल में। ये किस में बदलता है? क्वार्ट्ज में बदलता है। माइका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है जी सिस्ट में। सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? ये कन्वर्ट हो जाता है स्लेट में। अब आप बोलोगे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में? ठीक है ना। बिल्कुल। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि ये बताओ, मार्वल या इसी को संगमरमर कहा जाता है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, तो आपका आंसर क्या होगा? रूपांतरित चट्टान है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अच्छा चलो ये बताओ कि जो संगमरमर है वो किस प्रकार की चट्टान के रूपांतरण से बनती है, तो आंसर होगा आपका इन तीनों में से कोई भी एक बन जाएगी। ये ऊपर की तीनों आग्नेय चट्टान है, और ये नीचे की सब अवसादी चट्टान है। दो तरीके से ही बस आपको ध्यान में रखना है। और आग्नेय और अवसादी ताप और दाब के कारण बन रही है रूपांतरित चट्टान। ईमानदारी से बताओ समझ आया नहीं आया? इससे सिंपल चैप्टर पूरी ज्योग्राफी में कुछ नहीं है। ठीक है। इससे सिंपल चैप्टर पूरी ज्योग्राफी में कुछ नहीं है। और अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे लगता है फिर आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए। उज्जवल का कमेंट आ रहा है, सर इतना सब कैसे याद रखें?
जैसे सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट याद रखते हैं वैसे याद तो रखना पड़ेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि बस आपका एग्जाम होगा और आपसे पूछा जाएगा कि भारत देश की राजधानी क्या है, आप तुरंत बोलोगे नई दिल्ली है, बोले जी सिलेक्टेड, आ जाओ, कुर्सी खाली पड़ी है। भाई सब समझना तो पड़ेगा आपको, प्रयास तो करना पड़ेगा। और अगर आप पहले ही हिम्मत हार जाओगे कि इतना सब मैं कुछ कैसे करूंगा, तो फिर समस्या आगे आने वाली है ही है। करना तो पड़ेगा क्योंकि जो सिलेक्शन लेते हैं वो भी करते हैं, और उनकी सीट अगर आपको लेनी है तो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा, है ना। करना तो पड़ेगा। और इसके लिए ऑप्शन आपके पास यही है कि आपको डेली की डेली पढ़ना पड़ेगा और डेली की डेली रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया पूरी तरह से। अब बताओ नया चैप्टर आज ही शुरू करें या कल करें? कल करते हैं नया चैप्टर शुरू, ठीक है। और नया चैप्टर इसके बाद जो होगा वो होगा भूकंप, और भूकंप के बाद फिर हम सीधे पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में। ओके।